जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में और मैं हूँ सोनिया कानूनगो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे दिए हुए जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। सीडीपी पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में, ताकि मैं अपनी लर्निंग्स को आप सब लोगों तक और भी आगे तक पहुंचा सकूं। आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है जो हर एक एग्ज़ाम का सेंटर है। मतलब अगर उस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए तो आपको वो ना केवल पूरी पेडागोजी के अंदर हेल्प करेगा, बल्कि सारे केवीएस, एनडीएस, डीएसएसबी और ईएमआरएस, सीटेट वगैरह इन सब के अंदर का वो कोर कंसेप्ट है। अगर आप उसको अच्छे से समझ गए तो वो आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। अब यहाँ पर मेरी बात सुनिए। यहाँ पे क्या है कि हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। अब आप सुनिए कि ये जो पूरी एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि आप टीचर बनने वाले हैं, तो आज के टाइम पर एक जनरल वे में अपने आप को ऑब्जर्व कीजिएगा और इस लेसन को उसी हिसाब से सुनिएगा। इतना टिपिकल और माइंड में स्ट्रेस लेके उस चीज़ को मत सुनिएगा। तो शुरू करते हैं कि आखिर इस टॉपिक को इतना ज़्यादा कोर सेंटर्ड क्यों बनाया गया है कि चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड थीम आज का बेस क्यों है। क्योंकि जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका पहला और फोरमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका बच्चों के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये होना चाहिए कि आप बच्चों को सेंटर में लेकर चलें, ना कि खुद सेंटर में रहें। पहले के मेथड्स जैसे कि हम डिस्कस करते हुए आए हैं कि लेक्चर मेथड हुआ करते थे जो ट्रेडिशनल मेथड्स में काउंट होते थे, लेकिन वो लेक्चर मेथड्स ऐसे थे जैसे एक खाली बोतल के अंदर पूरा भरा हुआ पानी पोर कर दिया। मतलब ना उस बोतल में हमने जानने की कोशिश की कि कितना अमाउंट जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। बस जो ज्ञान हमारे अंदर था हमने एज इट इज़ उनके अंदर भर दिया। हमको इस फील्ड में इन टुडेज टाइम ये सब कुछ नहीं करना है। हमको फॉलो करनी है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। तो बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या होती है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होती है एक अप्रोच, एक टीचिंग की अप्रोच, जहां पर बच्चे को सेंटर बनाया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलें तो चाइल्ड सेंटर्ड pedagogy is an approach to teaching in which the child is the center of the teaching learning process। देखिए, आपको वहाँ पर जाकर के नोट्स नहीं लिखने हैं, आपको वहाँ पर थ्योरेटिकल एग्जाम्स नहीं आने वाला है, तो डेफिनेशन रटने का कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो फिर ये सारी डेफिनेशन आप अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो जनरल शब्द हैं जो हम हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन में डालते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी के अंदर बताया गया है कि भाई जो टीचर है वो डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए एबिलिटीज़ में, उनके बच्चों के एक्सपीरियंस में और उनकी ज़रूरतों में। उसे इनकलकेट करना चाहिए बच्चों के इंटरेस्ट को, उनकी नीड्स को, और उसके हिसाब से ही उनको क्या करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ये स्ट्रेटजी बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने वाली होनी चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की है कि बच्चा सेंटर में बैठा हुआ है और आपको उसके पूरे एनवायरमेंटल स्टडीज पर ध्यान देना है कि बच्चा क्या चाहता है। सॉरी, गला अभी तक भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, बट फिर भी पहले से बहुत बेटर है। तो शुरू करते हैं। द कंसेप्ट वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय एजुकेशनल थिंकर्स। मतलब अभी तक जितने भी थिंकर्स आए उनमें से जीन पियाजे, जॉन डुवे, मारिया मोंटेसरी, लेव वाइगोस्की, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और इन्हीं के बेस पर सीडीपी हमारी मिलकर तैयार हुई। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो ये इनकी शुरुआत करने वाले ये सारे साइंटिस्ट थे जिनको हमने डिटेल के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर भी मैं और आगे वीडियोस के अंदर आपको इनकी डिटेलिंग समझाऊंगी। चलिए अब बात करते हैं कि भाई कोर प्रिंसिपल क्या होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का।
नंबर 1, लर्निंग बाय डूइंग। इस शब्द को अपने माइंड के अंदर एकदम फिट कर लीजिए कि लर्निंग बाय डूइंग। जहां आंसर में आपको ये कंसेप्ट, ये वर्ड दिखे, 99% आपका आंसर वही होगा, लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को जो कोर बेस बनाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 शब्दों के बेस पर बनाया गया है। लर्निंग बाय डूइंग का क्या मतलब है कि चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जब तक बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, वो एक्टिविटीज करना नहीं सीखेगा, एक्सपेरिमेंट्स करना नहीं सीखेगा, खुद से प्रोजेक्ट्स खुद से बनाना नहीं सीखेगा, बच्चा उस चीज़ को आगे तक बढ़ा नहीं सकता। मतलब वो भूल जाएगा अगर उसने इस तरीके से किसी भी कंसेप्ट को नहीं सीखा। जैसे आज के टाइम में अगर हम उसको बोलें कि बेटा प्लांट ऐसा होता है, इसकी थ्योरी ऐसी लिखी हुई है, इसकी ब्रांचेज ऐसी होती हैं, फ्लावर ऐसे आता है, वो पढ़ेगा, रट्टाफिकेशन करेगा, लेकिन वो भूल जाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज ऑल थिंग्स, आप अगर ऐसा करें, एक सीड लें, सीड को उसी बच्चे से सीड को एज अ प्लांट करें, प्लांटेशन करवाएं उसका, ठीक है। सीड्स जैसे जैसे बड़ा होगा, कैसे उसकी रूट्स निकल रही हैं, कैसे स्टेम बन रहा है, कैसे लीफ डेवलप हो रही हैं, अपने ही घर में जब वो उस प्लांट को बढ़ते हुए देखेगा, तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा उसके लिए। तो लर्निंग बाय डूइंग को अपने माइंड में फिट कर लीजिए। जैसे आज के टाइम पर, जैसे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको जो भी कंसेप्ट स्कूल में करवाया जाता है, वो घर पे आके फॉलो करते हैं उस चीज़ को। जैसे मेरा छोटा वाला बेबी है, यूकेजी में पढ़ता है, उनको स्कूल के अंदर एक बताया गया था। घर में 10 बार वो चीज़ होती है, पर कभी हमारा ध्यान नहीं गया। स्कूल के अंदर उनको वाटर के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व करवाना सिखाया, या फिर शुगर को डिज़ोल्व कराना सिखाया कि किस तरीके से शुगर और सॉल्ट जो है डिज़ोल्व होती है। अब तक उसके माइंड में ये कंसेप्ट नहीं थी, क्योंकि हम तो बनाकर हाथ में दे देते थे। फिर वो घर आया, फिर वो मुझे बोला, मम्मी आपको एक मैजिक बताऊँ? मैंने कहा हाँ बताओ। आप एक गिलास पानी लो। मैंने लिया, उसने शक्कर का 1 चम्मच जो है उसके अंदर डाला, और उसको हिलाता गया, हिलाता गया, हिलाता गया। उसके बाद बोलता है, मम्मा देखो शक्कर जो थी ना, वो तो गायब हो गई, डिज़ोल्व हो गई। ओह! तो ये एक न्यू कंसेप्ट था जो उसने वहाँ पर सीखा। वेल तो इस तरीके से जब एक्सपेरिमेंट वो खुद से करते हैं ना, तो वो सीखते हैं। नंबर 2, ध्यान रखिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खड़े खड़े क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं, गाथा गा रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, और बच्चा पीछे बैठ के सो रहा है, उसे आपके लेक्चर से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स एक्टिव होने चाहिए। किस तरीके से स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए कि बच्चों के अंदर वो इमेजिनेशन, वो फिल्म रन करती रहे, और आप उसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर, जवाबदेही चालू रहे। पैसिव नहीं होना चाहिए लिसनर, क्योंकि आपका मेन काम है बच्चे को एक्टिव रखना। उनसे क्वेश्चंस पूछिए उस सेशन के दौरान, डिस्कस कीजिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक्सप्लोर करना सिखाइए, डिस्कवर करना सिखाइए। यही सारे आपके मेन एम होने चाहिए। आप सोच के चलिए, एज अ टीचर आपको ट्रेनिंग मिल रही है, क्लासरूम में जाके आपको क्या करना है, वही सब मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 3 पर आ जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। हर एक बच्चा यूनिक होता है, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी लर्निंग स्पीड, इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, सब कुछ यूनिक होता है। एक बच्चे के अंदर जो क्वालिटी पाई जाएगी, ज़रूरी नहीं आप उसी क्वालिटी को दूसरे बच्चे के अंदर ढूंढें। जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, एक बच्चा लर्निंग में बहुत अच्छा है, उसको बहुत जल्दी कंसेप्ट अच्छे से लर्न होती हैं, तो एक की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। तो दोनों को एप्रिसिएशन जो होता है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए मिलता है। ज़रूरी नहीं कि जो लर्निंग प्रोसेस मेरे बड़े वाले बेटे के अंदर है, वही चीज़ मैं मेरे छोटे बेटे के अंदर खोजने की कोशिश करूँ। उसकी अपनी क्वालिटीज़ है। मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छे से गाना गाता है, तो मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो इतना छोटा होने के बाद भी चेस अच्छे से खेलता है। तो दोनों की क्वालिटीज़ अलग हैं, दोनों की वर्क एक्सपीरियंस अलग हैं, सोचने का तरीका अलग है, तो हमको मिक्स नहीं करना चाहिए। हर यूनिक बच्चे को यूनिक तरीके से ही ट्यूट करना चाहिए। चलते हैं आगे। डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्या होता है? डेमोक्रेटिक शासन में हम लोग रहते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता का। जो भी ये लाइन है आपको पता ही होगी कि हम
खुद हमारा जो है नेता चुनते हैं, ठीक वैसे ही डेमोक्रेटिक क्लासरूम होता है जिसमें बच्चों को एनकरेज किया जाता है, उनके ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है, उनकी वैल्यूज़ पर ध्यान रखा जाता है, उनके आइडियाज़ को शेयर किया जाता है। कभी कभी बच्चा कोई आइडिया दे रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, ताकि बच्चे को एक एनकरेजमेंट मिले कि जो आइडिया मैंने टीचर को बताया है उसने इम्प्लीमेंट किया है, मतलब उसके आइडियाज़ की कोर वैल्यूज़ हैं, उनका पार्टिसिपेशन का लेवल बढ़ जाता है, उनके डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है। तो ये डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आपको माइंड में फिर से सेट कर लेना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। जहां आंसर में होलिस्टिक डेवलपमेंट दिखे, बाकी के तीनों आंसर्स को क्रॉस कर दीजिए और उस पर राइट टिक कर दीजिए, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है एक बच्चे का संपूर्ण विकास, ना केवल उसका स्टडीज में बस बल्कि उसका करिकुलम, शारीरिक, उसकी हर एक चीज के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, सोचता कैसे है, आइडियाज़ कैसे हैं। इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके अंदर ऐसा नहीं कि वो उसमें कोई उसका फ्रेंड आपस में उसको लग गई है, वो रो रहा है और उसको फीलिंग ही नहीं आ रही, नो। वो इमोशंस डेवलप करने का मेन काम तो फैमिली का होता है, स्टार्टिंग से वो चीज़ें वहीं पर देखता है, लेकिन आपका भी एक अहम रोल है उसके लिए। सोशल डेवलपमेंट उनका आप ही मिलकर के इंटरेक्शन करेंगे और सोशल डेवलपमेंट करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट उनके करिकुलम पर बेस होगा, किस तरीके के गेम्स वो खेलते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, ये सारी चीज़ें चाइल्ड सेंटर्ड और होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब 360 डिग्री डेवलपमेंट उनमें होना चाहिए। कॉग्निटिव, फिजिकल और बिहेवियरल, ये तीन होलिस्टिक 360 डिग्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। वैसे तो ये सारे रोल मैं आपको बता ही रही थी, आपके रोल होंगे जब आप जाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट वाइज हम देख लेते हैं कि टीचर का रोल क्या होता है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी में। तो टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होना चाहिए। फैसिलिटेटर वर्ड को माइंड में सेट कर लीजिए, जहाँ दिखे वहाँ आंसर टिक कर दीजिएगा। नॉलेज गिवर होना चाहिए और टीचर गाइड होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए। चारों पांचों शब्दों को माइंड में सेट कर लीजिए। मीनिंग मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ। फैसिलिटेटर मतलब बच्चे को जैसा फैसिलिटी चाहिए आपको वैसी फैसिलिटी उसको देनी है, गाइड करना है, डिक्टेटर नहीं बनना है, मोटिवेशन देना है। बच्चा थक गया है, फेल हो गया है, नंबर कम आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मोटिवेशन आपको देना है। ऑब्जर्व करना है बच्चा किस तरीके की थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करता है, किस तरीके के गेम्स में इंटरेस्ट रखता है, किस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देता है। आपको उनको मोटिवेट करना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद में अपनी स्ट्रेटजीज को यूज करना है। अब इसके मेथड कौन कौन से होंगे चाइल्ड सेंटर पेडागोजी के? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, एक्टिविटीज कराइए छोटे छोटे बच्चों को। तो वैसे भी आजकल छोटी छोटी एक्टिविटीज दे दी जाती है जिनके बेसिस पर वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर जाते हैं। दूसरा आता है प्रोजेक्ट मेथड। वेल ये एक पूरा सेशन इसके अंदर लगेगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके लिए पूरा एक लंबा सेशन लगेगा जो मैं अलग से डिटेल में दूसरे सेशन में कराऊंगी जहाँ पर पूरे मेथड्स होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोजेक्ट मेथड के अंदर जैसे जैसे बच्चा क्लासरूम में बड़ा होता है उसको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। तो वो प्रोजेक्ट जो किलपैट्रिक साहब ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने जब वो प्रोजेक्ट बना रहे थे तो किल कर दिया गया था, तो इस तरीके से याद करना था। डिस्कशन मेथड, आजकल तो डिस्कशन मेथड इवन जॉब्स आपको मिलने के बाद भी डिस्कशन पैनल्स बनाए जाते हैं जहाँ पर आपका एनकरेजमेंट डेवलप हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, पजल दे दी जाती हैं बच्चों को, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर चीज़ें दे दी जाती हैं, अब इनको जोड़ करके बताओ। केमिकल्स दे दिए जाते हैं, इनका रिएक्ट करके बताओ, थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस में जैसे वो होते हैं। प्ले वे मेथड तो सबसे बेस्ट वे होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। बच्चों को खेल खेल के अंदर चीज़ें सिखाई जाती है, रंगोली लाकर रख दी जाती है, उसमें ABCD बना करके दिखाओ। इस तरीके के गेम्स बहुत होते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक आपको ओवरव्यू दिया है कि ये किस तरीके के मेथड्स हैं जो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी के अंदर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनको डिटेल में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और हम इनको डिटेल में एक लंबे वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो साइकोलॉजिकल बेस क्या है इसका कि चाइल्ड सेंटर पेडागोजी इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया था? जीन पियाजे और लेव
लेव वाइगोस्की ने जो मेन वर्क किया था वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर किया था, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। लेव वाइगोस्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया था, लेकिन बताने का तरीका दोनों का डिफरेंट था। लैंग्वेज, जैसे जीन पियाजे ने लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया, वहीं पर लेव वाइगोस्की ने लैंग्वेज पर ध्यान दिया था। जीन पियाजे जो थे वो सोचते थे कि नहीं, बच्चा पहले डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो होता है एक सीक्वेंस में, जबकि लेव वाइगोस्की ने ऐसा बोला था नहीं, ये एक लीनियर लाइन होती है और एक सतत कंटिन्यूअस जो होता है इनका वो होता है। जैसे लेव वाइगोस्की ने बोला था कि सोशल इंटरेक्शन और जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया भी था जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। एक दायरा होता है जिसके अंदर बच्चा सीखता है, जिसके अंदर उसको मदद दी जाती है, स्काफ फोल्डिंग की जाती है। जबकि चीन पियाजे ने क्या बोला था कि लर्निंग थ्रू इंटरेक्शंस विथ एनवायरनमेंट, उन्होंने एनवायरनमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया था। जीन वाइगोस्की ने क्या बोला था कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन प्लस मत करके आ जाना, वहाँ पर आपको प्लस पी माइनस भाग सब दिखेंगे, लेकिन इनटू करना है आपको। मल्टीप्लिकेशन, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है लेव वाइगोस्की का मेन बेस। ठीक है, आगे चलते हैं कि चाइल्ड जो सेंटर पेडागोजी है वो इंडियन कंटेक्स्ट में किस तरीके से ली जाती है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की भी हम बात बहुत अच्छे से कर चुके हैं। राइट टू एजुकेशन भी हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली ये सिंगल टॉपिक्स हैं जिनको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, जो हम ऑलरेडी वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। मैं आगे भी और एक वीडियोस बना दूंगी। इसके अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दिया गया था, उनको माइंड के अंदर फिट कर लीजिए। जैसे फियर फ्री लर्निंग होनी चाहिए बच्चे की, कि बच्चा डर के स्कूल नहीं आए। जैसे हमारे टाइम में हमको पता होता था कि भैया आज क्वेश्चन आंसर पूछने वाले हैं, तो हम लोग स्कूल में जाना ही बंद कर देते थे। कभी पेट दर्द होता था, कभी बुखार होता था, पता नहीं क्या क्या होता था, क्योंकि मालूम होता था कि भाई एग्जाम आंसर नहीं बताया तो डंडे पड़ेंगे। उसके बाद नो रोट मेमोराइजेशन, पहले हमने पूरा रट्टाफिकेशन किया था, लेकिन आज बच्चों को हम रट्टाफिकेशन नहीं करा सकते। उनको लर्निंग दी जाती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी जो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी को शो करती हैं। तो आई होप सो कि अब तक का जो सेशन है वो आपको अच्छी लर्निंग दे करके गया होगा, लेकिन उस सेशन को एंड अभी हम नहीं करेंगे। सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी लेसन की उसके एडवांटेज और उसकी लिमिटेशंस। हर लेसन में उसके एडवांटेज और लिमिटेशंस होती ही हैं। अगर आपने उनके एडवांटेज और लिमिटेशंस को अच्छे से समझ लिया, परख लिया, तो आपको ये सारी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं एडवांटेज पर। एडवांटेज में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब है बच्चा केंद्र में है, और आपको सारे पॉजिटिव वर्ड्स जो है वो यहाँ पर यूज़ करने हैं। जैसे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, क्रिटिकल थिंकिंग बनानी है, इंडिपेंडेंट लर्निंग्स को एनकरेज करना है, और जॉयफुल लर्निंग करनी है। ये सारे एडवांटेज है। नॉर्मल सी बात है, जो हम पूरा लेक्चर अभी तक डिस्कस करके आए हैं वो इसी पर बेस करके आए हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसे एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं, इनकी लिमिटेशंस के ऊपर बात करते हैं। हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। इतनी सारी फैसिलिटी जब आप दे रहे हो तो सोचो कि आपको कितना ट्रेंड होने की ज़रूरत है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये सारी चाइल्ड पेडागोजी पढ़ाई जा रही है। 2-2 एग्ज़ाम्स कर दिए हैं। पहले तो एक ही एग्ज़ाम होता था और डायरेक्ट जॉब लग जाती थी, लेकिन आजकल और भी मेथड को डिफ़िकल्ट कर दिया गया है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको लर्निंग होनी चाहिए, और बाकी की जो चीज़ें हैं जनरल, मतलब पहले जनरल फिजिशियन बनोगे उसके बाद एमडी करोगे, ठीक वैसा ही हाल यहाँ पे कर दिया गया है। टाइम कंज्यूमिंग कितनी है, कोई भी एक्टिविटी आप क्लासरूम में कराते हो तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन करने से भी पहले घर के अंदर रिसोर्सेज जमा करने पड़ेंगे, स्कूल में रिसोर्सेज जमा करने पड़ेंगे, फिर आप उस क्रिएटिविटी को एंजाम देंगे। तो टाइम कंज्यूमिंग अच्छी खासी होती है। लार्ज क्लासरूम के लिए बिल्कुल काम नहीं करती है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के बीच में ना आप क्रिएटिविटी करा सकते हो, ना रोल प्ले करा सकते हो, ना प्रोजेक्ट मेथड, कुछ भी नहीं। वहाँ लेक्चर मेथड ही काम आता है। और प्रॉपर रिसोर्सेज, भाई प्राइवेट स्कूल्स के अंदर प्रॉपर रिसोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं, क्योंकि पूरा पैसा पेरेंट्स से वसूल किया जाता है, लाखों में फीस ली जाती है। ठीक उसी तरीके से उनको दी जाती है फैसिलिटीज़। बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल की, तो इतनी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट की मर्जी, रिसोर्सेज के लिए पैसा दे ना दे ये उनकी बात है। तो इसीलिए आजकल के पेरेंट्स लाखों रुपए लगाकर प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, जबकि फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट में मिलने के बाद भी नहीं जाते। तो हर चीज़ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और एडवांटेज होते हैं, जिनको आप लर्न करके रखिएगा। चलिए बात करते हैं एक कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं कि टीचर सेंटर्ड और
चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, टीचर सेंटर्ड जो होगी, वहाँ पर सेंटर में टीचर होगा, टीचर बातें करेगा, गाथा गाएगा, ग्रंथ गाएगा, स्टोरी गाएगा और चला जाएगा। टीचर बोलेगा भैया आज मैंने ये लेक्चर पूरा कर दिया है, ये चैप्टर पूरा करा दिया है, कल मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, क्वेश्चन आंसर कहीं से भी हो सकते हैं, पूरा रट के आना। फिर आता है वन मेथड फॉर ऑल, 100 बच्चों की क्लास है। आजकल तो 30 बच्चों की क्लास पर एक टीचर होता है, लेकिन हमारे टाइम पर बच्चे कितने होते थे क्लास में हमें भी नहीं पता। लंबी क्लास होती थी और टीचर बोलता था एक ही मेथड है सब बच्चों के लिए। किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो जाने उसका काम। फिर सिलेबस, हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है, सिलेबस पूरा होना चाहिए, कैसे भी करके मार के कूट के कुछ भी करके सिलेबस पूरा होना चाहिए। बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड की। भैया अब आपको घूमना है चारों तरफ, बच्चे के आप बैठे नहीं रह सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है ये, पार्टिसिपेशन चाइल्ड का होगा, एक्टिविटी बेस्ड होंगी, हर चीज़ के लिए एक्टिविटी तैयार करनी होगी, बच्चों को क्रिएटिविटी के माध्यम से चीज़ों को समझाना होगा, फ्लेक्सिबल मेथड्स देने होंगे। एक बच्चा किसी मेथड से समझता है, दूसरा बच्चा किसी मेथड से समझता है, तो आपको वो मशक्क़त करनी होगी और चाइल्ड पर फोकस करना पड़ेगा, उसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ओवरऑल ये डिस्कशन क्या बताता है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है वो एक एजुकेशन है, बच्चे के लिए बनी हुई है, ना कि बच्चा एजुकेशन के लिए बना है। चाइल्ड के हिसाब से होती है और इन्वॉल्व करती है चाइल्ड को। आई होप सो कि ये लेक्चर अभी तो लेक्चर ही है, जब तक आप मुझसे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछते हैं। आई होप सो कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेसन को आपने आइज क्लोज करके ध्यान से सुन भी लिया तो आप इससे बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक राइटर भी हूँ, पोइट्रीज लिखती हूँ और बहुत सारी स्टोरीज भी लिखती हूँ। तो उसी खजाने में से मैं एक पोइट्री निकाल के लाई हूँ आज आपको सुनाने के लिए। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, उसका टाइटल है हुनर। कि देखकर हुनर उसका दिल मेरा पिघला जा रहा था। मैंने किसी को देखा था, उसका हुनर देखकर मेरा दिल पिघला जा रहा था। मैंने संवारी किस्मत अपने हाथों से, मैंने संवारी किस्मत अपने हाथों से, और वो बिना हाथों के ही आसमान छुए जा रहा था। नाइंसाफी है। बहुत कुछ था अपनी नाकामयाबी का इल्जाम अपनी लकीरों को देने का। बहुत कुछ था मेरे पास अपनी नाकामयाबी का इल्जाम अपनी लकीरों को देने का, और वो जिसके हाथ नहीं थे वो अपनी लकीरें अपने कदमों से बना रहा था। छोटी छोटी बातों पर हताश हो जाता है ये दिल, जाने कैसे वो अपना दिल बहला रहा था। अपने दिल में छुपाकर अश्कों के मोती, अपने दिल में छुपाकर अश्कों के मोती वो अपनी मुस्कान होठों पर सजा रहा था। अपनी क्या बात की जाए जनाब, अपनी क्या बात की जाए जनाब, जो अपने आप को हिस्सों में दबा रहा था। वक्त उतना ही नवाजा उस खुदा ने उसे भी, मेरी घड़ी की सुइयों की रफ्तार भी वही थी। वो अपनी उड़ान ऊंचाइयों तक फैला रहा था और किसी के हाथों की डोर में बंधी मैं अपने दायरे बना रही थी। देखकर हुनर उसका दिल मेरा पिघला जा रहा था। तो ये कविता कहती है कि भाई किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपना एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का। आई होप सो कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरी मदद कीजिए ग्रोथ करने में, मेरी मदद कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।